नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बाहर नहीं निकले और निकलना ज़रूरी भी हो तो बिना मास्क के कभी नहीं निकले। चलो हम शुरुआत करते हैं। पाठ 2, बेपेंदी का लोटा। पाठ 2, बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा, जिस लोटे का कोई भी पैंदा ना हो। पैंदा मतलब तल। तल जैसे ये एक बॉटल है तो इस बॉटल में ये जो चीज़ होती है, नीचे की जो चीज़ होती है, इसको कहते हैं पैंदा, तल। जिस लोटे का ये पैंदा नहीं होगा वो क्या होगा। देखो, जैसे ये एक पेंसिल है तो इस पेंसिल का ये जो पैंदा है वो ठीक नहीं है, अच्छा पैंदा नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो मैं इसको खड़ा करती हूँ। जैसे ही मैंने इस पेंसिल को खड़ा किया और छोड़ा, ये लुढ़क गई। क्यों लुढ़की? कि इसका पैंदा नहीं है, ये बिन पैंदे की है पेंसिल। कभी इधर लुढ़की, कभी इधर लुढ़क गई। इसका पैंदा नहीं है इसलिए ठीक से खड़ी नहीं हो सकती। और वैसे ही अगर हम इस बॉटल को देखें और इसको ऐसे खड़ा करें तो ये खड़ी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसका पैंदा ठीक है। जब पैंदा होता है तभी कोई वस्तु खड़ी रह सकती है, स्थिर रह सकती है, अडिग रह सकती है। लेकिन इस पेंसिल की तरह जब पैंदा नहीं होता है तो वो क्या होता है, कभी इधर लुढ़की, कभी उधर लुढ़की, लुढ़क जाती है। जैसे बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा को इधर लुढ़कना, कभी उधर लुढ़क जाना। जिसका पैंदा होता है वो तो अडिग रहता है और बिना पैंदे की चीज इधर उधर लुढ़कती रहती है। तो बेपेंदी का लोटा ये एक कहावत है। इस कहावत का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो अपनी बात को नहीं रख सकते, उनके अपने विचार नहीं होते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सबको खुश रखने के लिए। उसने कहा ऐसा कर लेते हैं, स्कूल चले जाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा स्कूल नहीं जाते, हाँ ये भी ठीक रहेगा। मतलब उनका अपने विचार नहीं होते हैं, उनके अपने सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल कमज़ोर होती है। और वो अच्छे के साथ भी हाँ मिलाते हैं, बुरी बात के लिए भी हाँ मिलाते। इसलिए यहाँ कहा गया बेपेंदी का लोटा। तो आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं बेपेंदी के लोटे वाले लोग कैसे होते हैं। चलो हम उनसे आपको मिलवाते हैं। आपने मिर्जापुर का बना गोल पेंदी का लोटा देखा होगा। गोल पेंदी यानी बिल्कुल इस पेंसिल की तरह गोल पेंदी, जो मिर्जापुर का प्रसिद्ध है। वह तनिक सा हिलते ही चाहे जिधर लुढ़क जाया करता है। वह तनिक सा हिलते ही, जैसे इसको ऐसे पेन लोटे को खड़ा किया, हिला और लुढ़क गया। जिधर इसकी मर्जी की उधर वह लुढ़क गया। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता, जिन लोगों का कोई भी सिद्धांत नहीं होता, वे पल पल बात बदलते रहते हैं। आ गई ना बिन पैंदी के लोटे वाली बात, कि जो लोग अपने कोई सिद्धांत नहीं होता है, जो सैद्धांतिक नहीं होते हैं, जिनके अपने विचार नहीं होते हैं, जो अपनी बात को नहीं रखना जानते हैं, वो पल पल में बात को बदलते रहते हैं। आज एक बात, कल दूसरी बात। आज उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा काम नहीं करते हैं, दूसरे दिन वही काम करते हुए नजर आते हैं। और कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको भी क्या कहते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब उनका कोई सिद्धांत नहीं होता है। ऐसे लोगों को बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। इसी पर एक कथा प्रचलित है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक राजा था, उसका एक मुंह लगा मंत्री था। एक राजा था, उस राजा के पास मंत्री होता है, लेकिन इस राजा के पास जो मंत्री था वो मुंह लगा था, बड़बोला था। मंत्री सदाई राजा की चाटुकारी करता था। चाटुकारी, चाटुकारी करने का अर्थ होता है बिना सोचे समझे दूसरों की हाँ में हाँ मिला लेना।
बिना सोचे समझे दूसरों की हाँ में हाँ मिला देना। हमें ये भी विचार नहीं करना कि वो सही कह रहा है या वो गलत कह रहा है, बस हमें हाँ में हाँ मिलाती हैं, उसको कहते हैं चाटुकारिता। मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी करता था, वह राजा की हाँ में हाँ और ना में ना किया कर देता। अगर राजा कहता था कि ये बात सही है तो वो मंत्री कहता था हाँ राजा साहब ये सही है। अगर राजा साहब उसी बात को थोड़ी देर बाद बोलते थे नहीं नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है, तो वो मंत्री क्या कहता था, हाँ हाँ ऐसा करना ठीक नहीं है। बस हाँ में हाँ मिलाता था। एक समय की बात है, राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। राजा का जो बगीचा था वहाँ राजा टहल रहा था। मंत्री भी राजा के पीछे पीछे था। मंत्री भी राजा के पीछे पीछे चल रहा था। राजा पेड़ की छांव में बैठ गया। राजा एक घने पेड़ की छांव देख के वहां पे बैठ गया और कुछ सोचने लगा और विचार करने लगा। मंत्री भी बड़ा होकर उसी प्रकार सोचने लगा। मंत्री भी वहां खड़ा हुआ और जिस प्रकार राजा सोच रहे थे उनकी नकल करके वो भी ऐसे सोचने लगा। राजा राजा क्या कहता है, मंत्री जी मुझे एक विचार सूझा है। मंत्री जी मुझे एक विचार सूझा है। सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया, व्यतीत यानी बीत गया है। अब कुछ धर्म अर्जित कर लिया जाए, अर्थात कुछ धार्मिक कार्य कर लिया जाए। पूरे जीवन तो हमने कुछ किया नहीं, अब मेरे मन में एक विचार आया है और क्यों ना हम कुछ पुण्य का काम करें, कुछ धार्मिक कार्य करें। तो क्यों न कल हम गंगा स्नान के लिए चलें। राजा कह रहे हैं मंत्री से कि मंत्री जी एक विचार आया है और ये विचार है कि हम कल गंगा स्नान के लिए चलें, क्योंकि गंगा नदी पवित्र मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस नदी में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा धर्म का काम करने हम चले, ये राजा ने कहा मंत्री से। तो मंत्री जी क्या बोलते हैं, वाह वाह महाराज, वो तारीफ करते हैं महाराज की। वाह वाह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली है। वाह वाह महाराज। उन्होंने क्या, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, मतलब वो राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। वाह वाह महाराज, तब ऐसा चिन्ह लगता है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। मंत्री ने क्या बोला कि राजा जी मेरे मुंह की बात छीनना मतलब मैं भी यही बात कहने वाला था। बहुत शुभ विचार है महाराज, कि आपने जो ये विचार किया है महाराज वो बहुत अच्छा है और बहुत शुभ है। आपके पूर्वज तो वर्ष में कई कई बार गंगा स्नान किया करते थे। कौन बोल रहा है, ये मंत्री बोल रहा है राजा को कि राजा जी आपने तो आज विचार किया है गंगा स्नान का, लेकिन आपके जो पूर्वज थे, पूर्वज यानी दादा दादी पड़दादा वो पड़दादी, वो तो कई कई बार गंगा में स्नान करके आ चुके हैं। अवश्य चला जाए, मतलब हम अवश्य जाएंगे वहां पे। तो राजा जी कहते हैं तो मंत्री जी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। मंत्री से कहते हैं राजा कि कोई शुभ मुहूर्त निकाले और अच्छा सा मुहूर्त देख के हम गंगा स्नान के लिए निकलेंगे। तो मंत्री जी कहते हैं मुहूर्त की क्या बात महाराज, मुहूर्त निकालने की कहाँ आवश्यकता है। सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा होती है। सबसे बड़ा मुहूर्त तो क्या होती है, इच्छा। महाराज की इच्छा हुई कि मुहूर्त निकल गया। मंत्री ने कहा महाराज जी जब आपका मन करे, जब आपकी इच्छा हो, तब हम तो समझो वो मुहूर्त ही है। तो राजा ने कहा मंत्री जी चलो मुहूर्त तो निकल गया, लेकिन सवारी का प्रबंध कीजिए। सवारी मतलब हम किस पे सवार होके जाएंगे, मोटर गाड़ियां तो थी नहीं पहले, तो किस पे सवार होके जाएंगे जिससे हम सुरक्षित वहां पहुंच सके और जल्दी पहुंच सके। तो मंत्री बोले हाँ महाराज गंगा जी बहुत दूर है, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो गंगा जी बहुत दूर हैं, सवारी तो चाहिए ही, अर्थात हमें किसी न किसी की सवारी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे हाथी की करो, ऊंट की करो, घोड़े की करो, किसी न किसी की तो करनी पड़ेगी। बताइए महाराज को कौन सी सवारी पसंद है। मंत्री ने पूछा कि महाराज राजा जी आपको कौन सी सवारी पसंद है। तो राजा ने कहा कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो राजा ने प्रश्न कर दिया मंत्री जी से कि मंत्री जी आप ही बताओ कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो मंत्री ने कहा
सवारी तो वही ठीक रहेगी जिससे श्रीमान को सुविधा हो। सुविधा है नी, राजा को गंगा जी जाने में कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, अच्छे से जा सके, वही सवारी जिसमें आपको सुविधा हो, असुविधा ना हो, ऐसी सवारी ठीक रहेगी। तो राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? राजा पूछ रहे हैं एक मंत्री जी, हाथी कैसा रहेगा? तो मंत्री कह रहे हैं, महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना, अति उत्तम। और वो बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं मंत्री जी। वाह, महाराज ने क्या विचार कर सवारी की पहचान की है। राजाओं की सवारी तो हाथी ही होती है। शान से चलता हाथी क्या कभी किसी की परवाह करता है? बिल्कुल राजसी चाल यानी राजा जैसी चाल, धीमी चाल, मधुरी चाल। राजा की सवारी है तो बस हाथी ही, आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और हौदा कसा हाथी। अनुचर यानी पीछे चलने वाले जो नौकर चाकर है राजा के, वो उनकी भीड़ होगी। और हौदा जो हाथी के ऊपर रखने का जो एक लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर हाथी के ऊपर जैसे ये है ना, इसको कहते हैं हौदा कसा हाथी। तो राजा कहते हैं, परंतु मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है। चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुंचेगा। अब राजा ने क्या कहा? पहले तो कहा कि हाथी कैसा रहेगा। जब ऐसा पूछा तो मंत्री जी ने बहुत कहा, अरे वाह वाह वाह, राजा की सवारी तो हाथी की होती, हाथी बड़ा शान से चलता है, ऐसे वैसे। और जब राजा ने कहा कि मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है और चींटी की चाल से चलता हाथी, चींटी की चाल है ना, चींटी कैसे चलती? बहुत धीरे 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 चलती है और चींटी की चाल की तरह चलता है, और हाथी भी धीरे चलता है, और गंगा जी तो बहुत दूर है। तो ऐसे धीरे चलता हुआ हाथी हमें महीनों में गंगा तट पहुंचाएगा, कई महीने लग जाएंगे हमें गंगा तट पहुंचते पहुंचते। तो फिर मंत्री जी क्या उत्तर देते हैं? बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हाथी से अधिक स्वस्थ जानवर दूसरा नहीं है। अब देखो मंत्री जी पलट गए ना। पहले मंत्री जी ने क्या बोला था कि हाथी अति उत्तम, हाथी की सवारी तो राजाओं की सवारी होती है और शान से चलता है और बिल्कुल राजसी चाल से, बड़ी चापलूसी की, बड़ी बढ़ाई की। और जब राजा ने कहा कि वो तो धीरे चलता है और बहुत महीने लगाया पहुंचने में, तो हाथ उसी वक्त मंत्री अपनी बात से पलट के क्या बोले? हाँ महाराज, हाथी तो सुस्त होता है। क्या होता है? सुस्त होता है। सुस्ती छाई रहती है, स्फूर्ति नहीं होती है, उसमें फुर्ती नहीं होती है। तो राजा ने कहा, मंत्री जी कहिए ऊंट कैसा रहेगा? अब राजा और मंत्री दोनों ने हाथी की सवारी का विचार छोड़ दिया। अब किस पे आ गए? ऊंट पे। कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, मंत्री जी कहिए ऊंट कैसा रहेगा? छोड़ो हाथी की बातें, अब आप ये बताओ कि ऊंट कैसा रहेगा सवारी के लिए? तो फिर मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? राजा की चाटुकारिता करते हुए क्या कर रहे हैं? राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए, ऊंट तो उत्तम सवारी है। और जब हाथी का कहा था, जब हाथी की सवारी का कहा तभी क्या कहा था? उत्तम। और जब ऊंट का बोला तो भी क्या बोल रहे हैं? उत्तम सवारी है महाराज। रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता चलता है तो मीलों की मंजिल घंटों में नाप देता है। अब ये बड़ाई कौन कर रहे हैं? मंत्री साहब कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान यानी जहाँ सूखा धूल मिट्टी के ढेर हैं, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, वहाँ पे। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगिस्तान के अंदर दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सूखा होता है। तो ऊंट के पेट के अंदर एक ऐसी थैली होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो एक साथ पानी पीकर उस पानी को कई दिन तक रख सकता है, और जैसे जैसे उसको आवश्यकता होती है वो उपयोग में ला सकता है। 6-7 दिन तक बिना पानी पिए ऊंट रेगिस्तान में रह सकता है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो मंत्री कह रहे हैं कि रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता है, जब वो चलता है तो रेगिस्तान में तो मिट्टी उड़ेगी, धूल ही उड़ेगी, तो मीलों की मंजिल घंटों में नाप देता। कई मील यानी बहुत लंबी दूरी होती है,
उस दूरी को वो घंटों में नाप लेता है, यानी घंटों में पूरी कर देता है, जल्द से जल्द पहुंचा देता है। तो राजा कहते हैं, परंतु मंत्री जी, यह भी तो कई दिनों का खटराग है। ये भी तो कई दिनों का क्या है? खटराग है। खटराग यानी परेशानी है। ये भी तो परेशानी है, कई दिन तक की। चलते हुए ऊंट इतना हिलता है। क्या परेशानी है अब ऊंट में? हाथी की क्या परेशानी बताई थी? बहुत धीरे चलता है हाथी। हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है। अब ऊंट की परेशानी बता रहे हैं। पहले तो कहा ठीक रहेगी सवारी, अब उसकी परेशानी बता रहे हैं कि चलते हुए ऊंट इतना हिलता है कि क्योंकि जब ऊंट चलता है तो वो हिलता है कि हमारी कमर टूट जाएगी और कुबड़ निकल आएगी। जब हम, राजा कह रहे हैं, ऊंट की सवारी करेंगे तो वो तो बहुत हिलता है, और जब वो हिलता है तो हमारी कमर टूट जाएगी ऊपर नीचे होते होते, और कुबड़ निकलेगी, यानी कमर का कुछ हिस्सा बाहर निकल आएगा। तो मंत्री कह रहे, महाराज ऊंट भी कोई सवारी है? लो, अब फिर से पलट गए मंत्री जी अपनी बात से। पहले तो क्या बोला था कि ऊंट की सवारी, पहले क्या बोला था कि ऊंट की सवारी उत्तम सवारी, और अब क्या कह रहे, ऊंट भी कोई सवारी है? न चाल न जाति, न उनको चलना आता है, न उनकी कोई जाति है। मैं तो गधे और ऊंट में कोई भेद नहीं करता। किसमें? गधे और ऊंट में कोई भी भेद नहीं करता, कोई भी फर्क नहीं करता। मतलब मंत्री जी को ऊंट और गधा एक जैसा ही लगता है। देखने में भी कितना भद्दा लगता है। भद्दा यानी गंदा। मंत्री कह रहे हैं कि ऊंट देखने में भी कितना गंदा लग रहा है। भला यह भी कोई राजा महाराजाओं की सवारी है? राजा महाराज की सवारी ऊंट नहीं होती है। तो राजा कहते हैं, मंत्री जी घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है? लो, पहले हाथी की बात हुई, फिर हाथी को दूर किया, फिर ऊंट की बात हुई कि ऊंट की सवारी करके गंगा जी स्नान करने जाएंगे, पर नहीं, वो भी परेशानी है, हिलता डुलता है, उसको भी छोड़ दिया। अब विचार आया है घोड़े की सवारी करने का। तो मंत्री जी बोले, हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर सवारी कोई नहीं हो सकती। लो, मंत्री जी फिर से पलट गए। पहले हाथी बहुत अच्छा था, फिर हाथी अच्छा नहीं, फिर ऊंट अच्छा था, फिर ऊंट अच्छा नहीं। अब राजा ने जब बोला कि घोड़े की सवारी करेंगे, तो मंत्री जी बोले, घोड़े से बेहतर तो सवारी कोई हो ही नहीं सकती। सरपट दौड़ा चला जाता है। सरपट यानी बहुत तेज। वीरों की सवारी, जो वीर पुरुष होते हैं युद्ध भूमि में जो युद्ध लड़ने जाते हैं, तो घोड़े की सवारी करके जाते हैं, क्योंकि घोड़े में स्फूर्ति होती है, फुर्ती होती है। जहाँ चाहे रुकिए, जब चाहे चलिए, घोड़े को जब चाहे रोक दो, जब चाहे चल लो। न कोई सामान, न व्यर्थ का झंझट। व्यर्थ का कोई भी झंझट नहीं है। जब मर्जी चाहे जब रुक जाओ, और जब अपनी इच्छा हुई चलने की तो चल लो, क्योंकि वो तेज से जल्दी से पहुंचा देता है हमारी जगह जहाँ हमको जाना होता है। तो राजा कहते हैं, परंतु मंत्री जी एक झंझट है। झंझट मतलब परेशानी है। एक परेशानी तो घोड़े में भी है। घोड़े पर तो कायदे से बैठना पड़ेगा, अर्थात घोड़े पर बैठने के लिए हमें कायदे कानून जो होते हैं अच्छे से बैठना पड़ता है, और उसकी जो काठी लगी हुई थी उसके ऊपर बैठना पड़ता है। फिर पाँवों के लिए भी एक जगह होती है, उसमें पाँव डालने पड़ते हैं। इतने सब कायदे से राजा बोले, मैं नहीं बैठ सकता। आप जानते ही हैं कि गंगा यात्रा तो घंटों की, कितने घंटे लगेंगे गंगा जी यात्रा करने में। इतने समय तक धूप और धूल में घोड़े पर यात्रा, और वह भी कायदे से बैठ कर, ना ना ना। राजा को ये बात जची नहीं कि एक तो धूप इतनी, फिर धूल उड़ेगी, और फिर उस पर जैसी इच्छा हो, जैसी मर्जी हो वैसे नहीं बैठ सकते। उस पर बैठने के जो कायदे होते हैं उसी हिसाब से बैठना पड़ेगा। और इतने घंटे तक के सफ़र में, यात्रा में मैं तो थक जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा। तो मंत्री कहते हैं, सो तो है महाराज। ये फिर पलट गए मंत्री महाराज के, यहाँ तो ऐसी बात तो है ही। काठ और काठी पर भला कैसा आराम। काठ यानी लकड़ी, और काठी है ना जो घोड़े के ऊपर ये लगी हुई होती है, इसको कहते हैं काठी। काठ और काठी पर कैसे आराम से कोई बैठ सकता है। ऊपर से धूप, धूल और वर्षा का भी बचाव नहीं। जाने कब खाई खंदक में फेंक दे, कब गड्ढों में, गहरे गड्ढों में घोड़ा उछाल के फेंक दे, उसका भी कोई भरोसा नहीं है।
तो राजा कहते हैं, मंत्री जी, जब तक किसी उपयुक्त सवारी का विचार नहीं सूझता, गंगा स्नान की बात रहने दो। लो, अब राजा जी परेशान हो गए और बोल रहे हैं, छोड़ो, उपयुक्त यानी जब तक उचित कोई हमें सवारी नहीं मिल जाती और कोई विचार ऐसा नहीं सूझता, तब तक हम गंगा स्नान की बात को रहने देते हैं। अब गंगा स्नान की बात को रहने दो, बाद में ही करेंगे। कब? जब हमें कोई अच्छी सी सवारी मिल जाएगी। और राजा उठकर चल देता है। राजा वहाँ से चला जाता है, जो अपने बगीचे में बैठ के विचार कर रहा था वो वहाँ से चला जाता है। मंत्री राजा के पीछे चलते हुए, और राजा जी उठकर चल जाते हैं और राजा के पीछे पीछे मंत्री भी जाता है। ये ठीक रहेगा महाराज। और फिर से पलट के क्या कहते हैं, वाह, ठीक रहेगा, अगर आपको गंगा स्नान नहीं करना है तो रहने देते हैं, ये भी ठीक रहेगा महाराज। जब भीतर ही आनंद की गंगा बहती है तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा। अर्थात महाराज, जब आपके अंदर आनंद ही आनंद है, आनंद की गंगा बहती है भीतर, यानी अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर आनंद की गंगा बहती है, तो गंगा के तट पर, गंगा के किनारे पर नहाने से क्या पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य तो आपके अंदर है, जो आनंद की अनुभूति आप इस राजमहल में रह के अगर कर रहे हैं और आपको जो आनंद मिल रहा है वो पुण्य बहुत बड़ा है। गंगा स्नान करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कौन कहता है? मंत्री जी। कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन अच्छा है, हमारा मन अगर सही है, मन से, हमारे मन में कोई कटुता नहीं है, साफ मन के हैं, तो कठौती में भी गंगा आ जाती है। तो इस पूरे पाठ में हमें बताया गया है कि जो मंत्री जी हैं वो कैसे बेपैंदी के लोटे की तरह काम कर रहे हैं। राजा की हाँ में हाँ मिला देते हैं, और अगर किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी विचार को अगर राजा कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसमें भी मंत्री अपनी हाँ मिला देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बिन पैंदे का लोटा। जिसका पैंदा नहीं होता है वो कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी किसी की बात में हाँ मिला देता है, कभी किसी की बात में हाँ मिला देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। हमें तो अपनी बात पर, अपने विचार पर, जो हम करके सोच समझ के बोलते हैं, उस पर अडिग रहना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। चाटुकारी, बिना सोचे दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना। व्यतीत, समय बिताना, समय को बिताना, व्यतीत करना। अर्जित यानी प्राप्त करना, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना अर्जित कहलाता है। पूर्वज, पुरखे यानी हमारे पूर्वज, दादा दादी, उनके भी दादा दादी वो होते हैं पूर्वज हमारे, जिसको पुरखे भी कहते हैं। प्रबंध, प्रबंध यानी इंतजार, प्रबंध यानी इंतजार नहीं, प्रबंध यानी होगा इंतजाम। क्या होगा? इंतजाम, किसी भी वस्तु का इंतजाम करना, प्रबंध करना कहलाता है। राजसी यानी राजाओं जैसी, राजा जैसी। अनुचर, अनुचर यानी पीछे चलने वाले, नौकर चाकर। तट यानी किनारा, जैसे समुद्री तट तो समुद्र का किनारा। सुस्त यानी आलसी, सुस्ती छाई होती है। जैसे अभी सर्दियों में हम बिस्तरों में घुस जाते हैं, रजाई के अंदर घुस जाते हैं, फिर हमें कोई काम दे तो हमें कितना आलस आता है, वही यहाँ दिखाया हुआ है। सुस्त यानी आलसी, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। मंजिल, वह स्थान जहाँ पहुँचना होता है। मंजिल यानी हम, जैसे राजा ने तय किया था कि उनको गंगा जी जाना है, तो जब तक वो यहाँ से अपने राजमहल से यात्रा शुरू करेंगे और जब तक गंगा जी नहीं पहुँचेंगे तब तक उनकी मंजिल नहीं मिलेगी। जहाँ हमें पहुँचना होता है वो होती है हमारी मंजिल। खट राग, परेशानी, कोई भी चीज़ खटकनी, खटराज यानी परेशानी, परेशानी। काठ, काठ यानी लकड़ी, और काठी जो घोड़े की पीठ पर कसी जाने वाली जीन जिस पर बैठा जाता है, जैसे ये घोड़े की पीठ पे जो कसी जाती है ना, इसके ऊपर फिर सवारी की जाती है, इसको कहते हैं काठी। आ जाइए प्रश्न प्रहर। प्रश्न प्रहर,
क, सही विकल्प पे आगे सही लगाइए, सही का चिन्ह लगाना है। 1, सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर अडिग रहते हैं। ब, अवसर देखकर टिकते हैं। स, विश्वास के योग्य होते हैं। सही उत्तर है ब। सही उत्तर है ब, अवसर देखकर टिकते हैं। कौन? सिद्धांतहीन लोग। वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं, ना वो विश्वास करने के योग्य होते हैं। क्यों? कि वो आज हमको हाँ कह रहे, कल किसी और को हाँ कह देते। ऐसे लोग विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। 2, राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण सही निर्णय लेता था। ब, सही निर्णय नहीं ले पाता था। स, निश्चय पूर्वक आगे बढ़ता था। तो राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता था। ब, क्यों नहीं ले पाता था? क्योंकि वो उनकी गलत बात में भी हाँ कह देते थे, सही बात में भी हाँ कह देते थे। तो राजा को पता ही नहीं चलता था कि कौन सी बात सही है, कौन सा विचार मेरा सही है, कौन सा कार्य करना सही रहेगा। क्यों? कि राजा में राज दरबार में एक मंत्री जो होता है वो राजा को अपने विचारों से बहुत सहायता करता है निर्णय लेने में। राज्य के कार्यक्रम में, राज्य के कोई भी कार्य हो तो वो राजा मंत्री से पूछ के करता है, अपनी सलाह मशवरा भी करता है। लेकिन जब सलाह देने वाला सही नहीं हो तो कार्य भी सही नहीं होता है। प्रश्न 3, हाथी की सवारी को मंत्री ने अ, चींटी की चाल से चलने वाला सवारी बताया। ब, तेज चलने वाली सवारी बतलाया। स, दौड़ने वाली सवारी बताया। तो हाथी की सवारी को मंत्री ने क्या कहा था? चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया। इस पे सही का निशान लगाइए। 4, मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया? तो मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त, प्रश्न 4, मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया था? रानी की इच्छा। ब, राजा की इच्छा। स, अपनी इच्छा। मंत्री ने बताया था राजा की इच्छा। ब पर सही निशान लगाइए। 5, अंत में राजा ने क्या निर्णय लिया? अ, गंगा स्नान करने का। ब, गंगा स्नान न करने का। स, अगले वर्ष गंगा स्नान करने का। तो अंत में राजा ने निर्णय लिया था ब, गंगा स्नान न करने का। जब तक कोई उचित सवारी नहीं मिले तब तक हम गंगा स्नान नहीं करेंगे, यही निर्णय लिया था। ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से हमको उपयुक्त, जो यहाँ सही बैठे वो शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। मंत्री सदा ही राजा की किया करता था। क्या किया करता था? चाटुकारिता। तो मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारी किया करता था। नंबर 2, राजाओं की सवारी तो ही है। क्या है? हाथी। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। 3, बताइए महाराज को कौन सी पसंद है? बताइए महाराज को कौन सी सवारी पसंद है? 4, की चाल से चलता हाथी महीनों से गंगा पहुंचेगा। तो चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों से गंगा तट पहुंचेगा। 5, से बेहतर कोई सवारी नहीं है। किससे बेहतर कोई सवारी नहीं है? घोड़े। घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं है। क, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए। 1, बेपेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है। बिल्कुल गलत, क्योंकि बेपेंदी का लोटा तो लुढ़कता ही है। ये वाक्य गलत है। 2, जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं उन्हें बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये वाक्य सही है। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता है, जो अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं, वो बेपेंदी के लोटे की तरह होते, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं।
3, राजा का मंत्री उसका हितैषी था। नहीं, हितैषी वो होता है जो हमेशा हमें सही निर्णय लेने में मदद करे, लेकिन मंत्री उसका ऐसा नहीं था, वो सिर्फ चाटुकारिता करता था, सिर्फ चाटुकारी पर उसका ध्यान था। 4, मंत्री राजा का चाटुकार था। बिल्कुल सही। 5, बिना बात समझे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। ये भी वाक्य बिल्कुल सही है कि किसी भी बात को अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको पहले समझें, फिर उसमें हाँ कहना है या ना, ये निर्णय लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कभी भी हाँ या ना नहीं कहनी चाहिए। ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। अब हम आ जाते हैं भाषा बोध पे। भाषा बोध। क, निर्देशित पद पर गोला खींचिए। निर्देशित, यहाँ क्या निर्देश है? संज्ञा। हमें इसमें से संज्ञा पहचाननी है, और संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ गंगा तो बहुत दूर है, तो यहाँ किसका नाम आया है? स्थान का। तो हमने यहाँ इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? गंगा पे गोला कर दिया। फिर हमें इस वाक्य में से क्या जानना है? सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग होते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सोना उगाने की कला जानता हूँ, यहाँ पे सर्वनाम है मैं पे गोला कर दीजिए। मैं मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ अगर मैं हटा के मेरा नाम लिख दूँ तो वो हो जाएगी संज्ञा, और यहाँ संज्ञा ना लिख के संज्ञा के स्थान पर मैं का प्रयोग होता है, वो है सर्वनाम। फिर आ जाइए विशेषण पे। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन शब्दों को कहते हैं हम विशेषण। तो हम इस वाक्य में ढूंढते हैं विशेषण। हाथी जैसा सुस्त जानवर कोई नहीं। तो जानवर क्या है? या तो हमें पहले संज्ञा ढूंढनी है या सर्वनाम ढूंढना। तो अब इसमें क्या है? एक तो हाथी और एक जानवर। जानवर किसके लिए आया? हाथी के लिए ही आया, संज्ञा के लिए ही आया है। तो संज्ञा की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यहाँ पे क्या बता रहे हैं? विशेषता में कमी भी हो सकती है, उसकी अच्छाई भी हो सकती है, उसकी बुराई भी हो सकती है, दोनों आते हैं विशेषता में। तो यहाँ पे है सुस्त। जानवर कैसा है? ये जानवर मतलब हाथी की विशेषता बता रहा है कि वो सुस्त है, तो ये इसकी विशेषता है। संज्ञा एक किसी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम सुस्त को क्या कहते हैं? विशेषण। क्रिया। क्रिया मतलब किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। इस वाक्य में हमें क्रिया पर गोला लगाना है। राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। टहलना क्या है? क्रिया है एक। टहलना क्या है? क्रिया है, तो हमने इस क्रिया पे गोला कर दिया। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अगर क्रिया को हम छुपा दें और विशेषण देखें तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। तो यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है, उस शब्द को ढूंढ के गोला करना है। तो हाथी संज्ञा है, हाथी के द्वारा क्रिया क्या हो रही है? हाथी धीरे धीरे चलता है। क्या करता है? हाथी चलता है, तो चलना क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता बताओ, वो चल कैसे रहा है? धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, दौड़ रहा है, कैसे? तो चल कैसे रहा है? धीरे धीरे। तो ये क्या होगा? इस क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, और इसमें एक से अधिक क्रिया विशेषण है। हम आगे चलते हैं। हाथी धीरे धीरे चलता है और घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें ये और क्रिया आ गई, दौड़ना। और दौड़ कैसे रहा है? दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज या धीरे? तो क्या लिखा हुआ है? तेज। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण 2 है, धीरे धीरे और तेज, क्योंकि ये दोनों चलना और दौड़ना क्रिया की विशेषता बताता है। ख, जानिए। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। शब्द क्या है?
मनुष्य, मनुष्य यानी मानव, मनुष्य इंसान। तो मनुष्य के पीछे मनुष्य धन ता, मनुष्य है शब्द, इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा है? ता। तो क्या नया शब्द बन गया? मनुष्यता। ठीक इसी प्रकार मानव, मानव में क्या जोड़ा? ता। ता क्या है? प्रत्यय। मानव में ता प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बना? मानवता। इसी प्रकार देव, देव शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा। क्या? देव में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ता। तो क्या बन गया नया शब्द? देवता। इसी प्रकार देव में त्व प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? त्व। नया शब्द क्या बन गया? देवत्व। इसी प्रकार पढ़, पढ़ में प्रत्यय कौन सा जोड़ा? आई। तो नया शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। ग विलोम शब्द। लिखिए, ये जो शब्द है इनके विलोम शब्द लिखने। विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ देने वाले। इसका जो अर्थ है उसका उल्टा अर्थ, उसका विपरीत अर्थ देने वाले शब्द यहाँ लिखने हैं। पुण्य, पुण्य मतलब अच्छा काम, धार्मिक काम। और पाप, पाप जो अच्छा काम नहीं होता है, तो पुण्य का विलोम क्या होगा? पाप। फिर है आनंद। आनंद मतलब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, वो होता है आनंद। और आनंद का ठीक विपरीत या इसका उल्टा क्या होता है? वेदना, दुखी मन एकदम से। प्रशंसा, किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कार्य करता है वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसको प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करते हैं। आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, ये काम काबिल तारीफ है, तो वो तो हो गया प्रशंसा। और निंदा, निंदा ठीक उल्टा, ठीक प्रशंसा का विपरीत, इसका विलोम शब्द। कि निंदा यानी कोई कार्य करता है तो हम कहते हैं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम आपने गलत किया है, दोबारा ऐसा काम मत करना, वो होती है निंदा। एक तो किसी कार्य को अच्छा बताना होती है प्रशंसा, और उसको बुरा बताना, अगर वो वाकई बुरा है तो निंदा। फिर है शुभ, शुभ है ना अच्छा कार्य, और अशुभ यानी शुभ का विलोम। शुभ यानी अच्छा कार्य, अशुभ यानी बुरा कार्य। फिर है आओ सीखें, हम कुछ सीखते हैं यहाँ पे। क किसी स्थान की यात्रा की योजना बनाइए। किसी, हम ऐसे सोच रहे हैं किसी स्थान पे जाने के लिए यात्रा करनी होती है हमें, तो पहले योजना बनानी होती है, पहले उसके बारे में सोचना होता है, विचारना होता है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक स्थान का नाम सोचना है हमें जहाँ हमें यात्रा करनी, तो हमने क्या सोचा? जयपुर। फिर से नंबर 2 पे क्या सोचा? किन साधनों से जाएंगे, अर्थात हम जयपुर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, किसके द्वारा? तो रेल द्वारा जाएंगे, हमने ऐसा सोचा है। 3 कौन कौन साथ रहेगा, हम किसके साथ जाना पसंद करें? तो मैं तो मेरे मित्र के साथ जाना पसंद करूंगी। फिर 4 वहाँ क्या करोगे? हम घूमेंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे क्या करेंगे? घूमेंगे। फिर क्या करेंगे? मस्ती करेंगे। और क्या करेंगे? खाएंगे, है ना। और अनुमानित खर्च यानी हम मान के चलते हैं कि अंदाज लगाइए कि कितना खर्च हो सकता है, तो हमारा अनुमानित खर्च होगा 2000 रुपये। ठीक है, धन्यवाद।